टुडे आई हैव टू कवर ऑस्ट्रेलियन ऑथर थॉमस केन। क्या कवर करना है? थॉमस केनेली जो ऑस्ट्रेलियन ऑथर है उन पे बात करनी है। केनेली इज अ वेरी फेमस ऑस्ट्रेलियन ऑथर। ही वाज बोर्न ऑन 75। उनका पूरा क्या नाम था? थॉमस माइकल केनेली। 7 अक्टूबर 1935 को उनका जन्म हुआ सिडनी ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स में। क्या है नॉवलिस्ट के रूप है कि उनको बुकर प्राइज मिला हुआ है किस फिक्शन इन अ डिटेल्ड वे। कि उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था जूडी मार्टिन एंड ही मैरिड जूडी मार्टिन इन 1965। अ सिग्निफिकेंट पॉइंट की जो हमारे की केन्या लिखा या जिस नाम से वो जाने जाते थे मिक के नाम से जाने जाते थे। was known as मिक until 1964। 1964 तक उनको मिक के नाम से जाना जाता था बट began using his name थॉमस when he started publishing। लेकिन जब उन्होंने नावल लिखा और पब्लिश कराना शुरू किया तब से उन्होंने टाइटल जोड़ा था थॉमस जोड़ा हुआ था। उसके पहले उनका जो नाम था वो क्या था? मिक के नाम से वो जाने जाते। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि टुडे आई हैव बीन कवरिंग या आई हैव टेकन थॉमस केनेली and he was born on 7th October 1935. He is an Australian writer born in 1935 in Sydney, ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स में। उनको बुक ऑफ प्राइज मिला हुआ है। वाइफ का नाम उनका जूडी मार्टिन था जिससे उन्होंने शादी 1965 में की हुई है। और जो केनेली थे वो जो है उनको मिक के नाम से जाना जाता था तक। लेकिन बाद में जब उन्होंने नावल वगैरह जब उन्होंने अपना पब्लिश कराना शुरू किया तब उनको किसके नाम से जाना जाता, तब उनको जो है थॉमस उन्होंने टाइटल जोड़ा। इसके अलावा एक और जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि इफ यू गो विद दिस राइटर उनका करियर के रूप में देखेंगे तो उन्होंने जो अपना लिटरेरी करियर शुरू किया है उनका पहला स्टोरी पब्लिश हुआ था द बुलेटिन मैगजीन में 1962 में। इसका मतलब ये कि 1962 में जब उन्होंने इस मैगजीन में अपना शॉर्ट स्टोरी पब्लिश किया तो किस नाम से? मिक के नाम से पब्लिश किया। क्योंकि 1964 में उन्होंने थॉमस नाम जोड़ा है या अपने ओरिजिनल नाम से ही स्टार्टेड टू राइट या ही स्टार्टेड टू पब्लिश हिज लिटरेरी वर्क्स। तो पहला उनका शॉर्ट स्टोरी के रूप में एक उनका स्टोरी आती है जो द बुलेटिन मैगजीन में 1962 में छपता है या आता है। और उस समय जब इन्होंने ये स्टोरी लिखा था तो सूडोनिम बर्नार्ड क्वाइल के नाम से लिखा हुआ था। तो एक नाम मिक और दूसरा नाम क्या है? बर्नार्ड क्वाइल। लेकिन उनका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है? थॉमस केनेली। थॉमस वर्ड उन्होंने जो यूज किया है 1964 के बाद से यूज किया हुआ है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना। उसके बाद एक और सिग्निफिकेंट पॉइंट आता है दैट इज कि बाई फरवरी 2014 ही हैड रिटन। 2014 तक वो लिखने का काम करते रहे थे। ही जस्ट रोट द शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल बाय 2014 तक उन्होंने लिखा था। लगभग 50 से ज्यादा किताबें, 30 नॉवेल्स उन्होंने लिखा। ही इज पार्टिकुलरली फेम्ड फॉर हिज सिंडलर्स आर्क। उनका एक नावल रहा है सिंडलर्स आर्क जो 1982 में आया है। इसके लिए उनको बहुत ज्यादा फेमस है और एक जो है ये एक ट्रू इवेंट पर जो है आधारित है, एक सच्ची घटना पर आधारित है। बाद में यही नावल जो है लेटर रिपब्लिश एट सिंडलर्स लिस्ट, बाद में यही नावल सिंडलर्स लिस्ट के भी नाम से पब्लिश होता है। तो जो सिंडलर्स आर्क 1982 है, इट वाज द फेमस नॉवेल ऑफ दैट मैन। बाद में इस सिंडलर्स लिस्ट के भी नाम से पब्लिश होता है। और ये पहला नावल है ऑस्ट्रेलिया के जितने भी राइटर हैं उनमें से एक पहला नावल था जिसको कि बुकर प्राइज मिला हुआ। तो एज अ नॉवलिस्ट, नॉट एज अ पोएट, नॉट एज अ ड्रामेटिस्ट, इट वाज द फर्स्ट नावल। एज अ नॉवलिस्ट ये बात किया जा रहा है कि he got the Booker Prize, the first Australian novelist who got the Booker Prize in 1982 के में ही, मतलब उसमें उसके आने के बाद उनको मिला हुआ था। तो एक उनका जो नावल है सिंडलर्स आर्क के जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के समय का उसका सेटिंग है। जो एक जर्मन में जो नाजी आइडियोलॉजी थी, उस नाजी आइडियोलॉजी की वजह से ज्यूस का जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ, मर्डर हुआ, जो होलोकॉस्ट
गैस चैम्बर वगैरह शूटिंग जो किया गया था, उन सब लोगों को जो है क्या किया गया, उन सब लोगों को लेकर के इस घटना का जिक्र किया गया, इस घटना को बताया गया। उसके बाद जो है इसमें एक और पॉइंट को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है, वो कौन सा है, उन्होंने ये बताया कि ही हैड ऑलरेडी बीन शॉर्टलिस्टेड, उनको कई बार शॉर्टलिस्ट किया गया था, कई वर्क में उनके कई वर्क को शॉर्टलिस्ट किया गया। ही हैड ऑलरेडी बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज 3 टाइम, 3 बार उनको बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, मिला बाद में, ठीक है। एक बार और 1972 में उनके नावल फॉर द चैंट ऑफ जिमी ब्लैक स्मिथ के लिए उनको शॉर्टलिस्ट किया गया। दोबारा 1975 में गॉसिप फ्रॉम द फॉरेस्ट के लिए उनको शॉर्टलिस्ट किया गया, और एक बार फिर से 1979 में कॉन्फिडरेट्स के लिए उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। लेकिन जो उनको फाइनली मिला था बुकर प्राइज, वो 1982 में जो उनका नावल आया था सिंडलर्स आर्क, जो बाद में सिंडलर्स लिस्ट के भी नाम से पब्लिश हुआ था, एंड ही वाज द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट टू गॉट दिस प्राइज, द बुकर प्राइज। बाकी 3 बार और शॉर्ट लिस्ट भी हुए थे। जो नावल शॉर्ट लिस्ट था वो मैंने बताया कि 72 में चैंट ऑफ जिमी ब्लैक स्मिथ के लिए, 75 में गॉसिप फ्रॉम द फॉरेस्ट के लिए, 79 में कॉन्फिडरेट्स के लिए। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि द प्ले, उनका एक प्ले था आर कंट्रीज गुड बाय टिम्बर लेक। एक प्ले था जो उनका नहीं था बल्कि आर कंट्रीज गुड एक प्ले था, और इसको लिखा था टिम्बर लेक ने, टिम्बर लेक वर्टन बेकर ने। वो जो है किस इनके इनके बुक पर या इनके नॉवेल पर ही आधारित था, इज बेस्ड ऑन किंडलेस बुक द प्ले मेकर। तो एक चीज और ध्यान में रखना है कि एक प्ले जो आया था आर कंट्रीज गुड, बाय टिम्बर लेक वर्टन बेकर, वो उनके अपने वर्क द प्ले मेकर पर आधारित था। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि केंडले वाज अ विजिटिंग प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, वो विजिटिंग प्रोफेसर थे। द टर्म केंडले सेंटर एक इन्हीं के नाम से, चूंकि इनका पूरा नाम थॉमस केनले था, तो टॉम टॉम केनले ना रख करके टॉम केनेली सेंटर 2011 में किया गया। कहाँ पे? सिडनी में, सिडनी मैकेनिक्स स्कूल ऑफ आर्ट्स में, हाउसिंग केनलीज बुक्स एंड मेमोरेबिलिया। जो भी केनले ने, जो उनका नॉवेल था, जो उनका मैगजीन था, जो शॉर्ट स्टोरी था, उनकी मेमोरी में या उन सारी चीजों को जो है एक सेंटर खोला गया। जैसे हम लोग अपने यहाँ आप कह सकते हैं कि गांधी पीठ या अटल पीठ, या जो है आप कह सकते हैं और तमाम पीठ वगैरह स्टेब्लिश किए जाते थे, वैसे ही है वहां पर भी क्या किया गया, टॉम किनले जो ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट थे उनके नाम पर वो चीज खोला गया था। केनले इज एन एम्बेसडर ऑफ द एसाइलम सीकर सेंटर। केनले जो है, जो ऑस्ट्रेलिया में एक असाइलम सीकर सेंटर बना, वो उसके एम्बेसडर भी बने थे। ये सब बहुत कॉमन पॉइंट्स है, कोई बहुत ऐसा नहीं रहा, लेकिन सिग्निफिकेंट था कि उनका वो नॉवेल जिसके लिए उनको बुकर प्राइज मिला, सिंडलर्स आर्क 1982 में, जो बाद में सिंडलर्स लिस्ट के भी नाम से पब्लिश हुआ था। ही वॉज द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन राइटर हु गॉट द बुक ऑफ। बाकी 3 बार उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिन जिन नावल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था भी हमें पता करना चाहिए। इस शीट में सेकेंड पेज में यही इतना इम्पोर्टेंट है। फिर एक और पॉइंट आता है कि केनली वाज द फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन रिपब्लिक मूवमेंट। ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि जो ऑस्ट्रेलियन रिपब्लिक मूवमेंट था उसके वो फाउंडिंग चेयरमैन थे, और साथ ही साथ उन्होंने इस पर एक किताब लिखा आर रिपब्लिक, जो 1935 में 1993 में पब्लिश हुई। 1935 1993 में। ये भाई वो गलत यहाँ पे आ चुका है, मैं इसको काट दे रहा हूँ, इसे इरेज कर देना। तो जो केनली थे वो क्या थे, फाउंडिंग चेयरमैन थे ऑस्ट्रेलियन रिपब्लिक मूवमेंट के, एंड पब्लिश्ड अ बुक ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रिपब्लिक। इट पब्लिश्ड इन 1993 मार्च 2009 में। इन मार्च 2009 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया केविन रूड गेव एन ऑटोग्राफ्ड कॉपी ऑफ केनलीज बायोग्राफी लिंकन टू प्रेसिडेंट बराक ओबामा। इन्होंने ये क्या किया हुआ था, एक बायोग्राफी लिखा था जिसका नाम था लिंकन टू बराक, मीन्स जो लिंकन प्रेसिडेंट से लेकर के
बराक ओबामा तक को उन्होंने उसमें किया था। तो उनकी इस किताब पर एक ऑटोग्राफ किसने दिया था? ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम क्या था, केविन रूड था, उनको। बाकी कुछ अब उनके अवार्ड्स को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं कि बुकर प्राइज में उनका पहला नॉवेल द चैंट ऑफ जिमी ब्लैक स्मिथ, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया था 1972 में। गॉसिप फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया 1979 में। सिंडलर्स आर्क, इसके लिए बुकर प्राइज उनको दिया गया था 1982 में। सो वी कम टू नो कि 3 बार उनका शॉर्टलिस्ट किया गया, एक बार उनको मिला। ये चीजें रही। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट प्राइज दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड एक था। माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड जो है ये क्या किया गया था? ब्रिंग लार्क्स एंड हीरोज, उनके अपने वर्क के लिए, जिसका नाम क्या है? ब्रिंग लार्क्स एंड हीरोज। ये 1967 ईस्वी में इनको मिला हुआ था। तो माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड जो है 1967 में इन्होंने इसको जीता था। फिर 3 चीयर्स फॉर द पैराक्लेटी विनर, ये भी 1968 में। 67 में इनको ये पुरस्कार कई बार मिला। माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड 67 में भी मिला, 68 में भी मिला। 67 में जिस नावल के लिए मिला था उसका नाम है ब्रिंग लॉक एंड हीरोज विनर। फिर उसके बाद में जिसके लिए मिला था 3 चीयर्स फॉर द पैराक्लीट, इसके लिए मिला हुआ था। और 2003 में इनका एन एंजल इन ऑस्ट्रेलिया, ये इसी अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। 2008 में द विडो एंड हर हीरो, ये भी जो है ये इसी अवार्ड के लिए उसको लॉन्ग लिस्ट किया गया था। तो वी कम टू नो की इस अवार्ड में एक दूसरा ही रहा है। प्राइम मिनिस्टर से लिटरेरी अवार्ड इनको मिला हुआ था। अपने वर्क शॉर्टलिस्ट किया गया था। द विडो एंड हर हीरो शॉर्टलिस्टेड 2008 में। न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर से लिटरेरी अवार्ड, यह एक स्पेशल अवार्ड था जिसको इनको मिला था 2008 में। हेलमेरिक अवार्ड, पेगी वी हेलमेरिक डिस्टिंग्विश्ड ऑथर अवार्ड 2007 में इनको मिला हुआ था। ए हिस्टोरिकल नॉवेल प्राइज, कारपोरल हिटलर्स पिस्टल विनर 2022 में। ये सब अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं, जो अगर आपसे पूछा जाएगा तो बुकर प्राइज का ही मोस्ट प्रोबेबली वही पूछा जाएगा, और ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो कि लिटरेचर में क्या ज्यादा क्वेश्चन बनता हो। लेकिन ठीक है, एट अ ग्लांस में पढ़े तो एक नजर हमारी चली जाए, इससे पता चल जाता है उनके वर्क को लेकर के। जैसे एन एंजल इन ऑस्ट्रेलिया 2003 में उनका वर्क है, द विडो एंड हर हीरो 2008 में उनका वर्क आया हुआ है। तो कुछ वर्क के लिए भी किसके किसके लिए। देन वी फाइंड वर्क कि उनका कुछ वर्क है जो बिब्लियोग्राफी के रूप में यहाँ पे दिया गया है। और ये जो बिब्लियोग्राफी के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट है या दिया गया है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार एक नजर, ऑलरेडी थोड़ा सा बिब्लियोग्राफी इंटरेस्टिंग चीज नहीं होता है, लेकिन एक नजर में हम इसे जो है समझ लेते हैं कि क्या क्या उनका रहा है। पहले तो उनके नावल को लेकर के बात करते हैं। उनका द प्लेस एट वीटन 1964 में आया, 1965 में आया। जो फियर है ये 1989 में फिर से लिखा गया और इसका क्या नाम रखा गया था? बाई द लाइन। तो अगर कभी आता है कि द फियर जो इनका नॉवेल है पहली बार 1965 में आया, दोबारा फिर से इसको री और 1989 में जब लिखा गया तो बाई द लाइन के नाम से आता है। नेक्स्ट उनका वर्क है ब्रिंग लॉर्ड्स एंड हीरोज, 1967 में लिखा गया था। विनर ऑफ द माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड, सेट इन एन अनआइडेंटिफाइड ब्रिटिश पैनल कॉलोनी। और ये कहाँ पे इसका सेटिंग है? अनआइडेंटिफाइड पैनल कॉलोनी को भी दिखाया है। नेक्स्ट नॉवेल है 3 चीयर्स फॉर द पैराक्लेटी, 1968 में। विनर ऑफ द माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड, ये कॉमिक नॉवेल है ऑफ अ डाउटिंग प्रीस्ट। इसमें किसके बारे में बताया गया? एक नेक्स्ट वर्क है द सर्वाइवर, 1969। अ सर्वाइवर लुक्स बैक ऑन अ डिजास्टर्स अंटार्कटिक एक्सपेडिशन को लेकर के। अ ड्यूटीफुल डॉटर 1971 में आई है। इसमें केनेलीज पर्सनल फेवरेट ये रहा है, अपनी लाइफ को उन्होंने लेकर के बात किया है। द चैंट ऑफ जिमी ब्लैक स्मिथ 1972 में आया है। रिटन थ्रू द आईज ऑफ एक्सप्लॉइटेड एबोरिजिनल मैन हु एक्सप्लोर्स इन रेज, यह एक ऑस्ट्रेलिया में जो कैरेक्टर खुद, मतलब ये उन्हीं की लाइफ हो, क्योंकि ये खुद ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे, इन्होंने शेयर किया हुआ है कि द चाइल्ड ऑफ जिमी 70 में आई है। ब्लड रेड सिस्टर रोज 1974 में, अ नॉवेल बेस्ड लूजली ऑन द लाइफ ऑफ जोन ऑफ आर्क। जोन
तो जोन एक प्ले रहा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो है, उन्हीं की लाइफ पर, सेंट जॉन की लाइफ पर ही जो है, जोन ऑफ आर्क की लाइफ पर एक नॉवेल लिखा गया, ब्लड रेड सिस्टर रोज केनेली ने लिखा था। द लॉ गिवन 1975 में आया है। गॉसिप फ्रॉम द फॉरेस्ट 90, ये पूछा जा चुका, सॉरी पूछा नहीं, इंपॉर्टेंट है। गॉसिप फ्रॉम द फॉरेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी है एक नजर में तो आपको सब देखना पड़ेगा, बाकी जिनके लिए टॉपिक है। सीजन इन द परगेटरी 1976 में आया है। अ विक्टिम ऑफ द अरोरा डिटेक्टिव स्टोरी है, विक्टिम ऑफ द 1977, ये सब नॉवेल है। इसमें डिटेक्टिव स्टोरी है और ये अंटार्कटिक एक्सपीडिशन पर आधारित है, जो अंटार्कटिक अभियान पे लोग गए थे उनको लेकर के। द डॉटर ऑफ मार्स 2012 में आया है। टू ऑस्ट्रेलियन सिस्टर्स स्ट्रगल टू नर्स सोल्जर हॉरिफाइंग वुंडेड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इसका सेकंड वॉर फर्स्ट है। जो 14 है, द पीपल्स ट्रेन 2009 में, विडो एंड हीरो एंड हर हीरो 2007 में आया है। द 3 में आया है। एंड ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिटेनी टेल्स दिस स्टोरी। एंड एंजल इन ऑस्ट्रेलिया 2000 में आया है, पब्लिश्ड एज ऑफिस इनोसेंस। द प्ले मेकर 1987 में। तो ये सब का सब क्या था, उनका नॉवेल था। अब आगे क्या दिया गया, नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन में उनका पहला है बायोग्राफी, जो लेकर के मतलब उन्होंने लिंकन से लेकर के बराक हुसैन ओबामा तक का उन्होंने जिक्र किया है। मैंने आपको बताया था कि इसी की एक प्रति पर जो है चेक किया था कि इन्होंने अपना ऑटोग्राफ दिया था ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने 2009। द कॉमनवेल्थ ऑफ थीव द स्टोरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2005 में आया हुआ, ये नॉन फिक्शन वर्क है। स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा द सर्वाइवर, सिटी, द फ्रीमेंटल कॉन्स्पिरेसी, ये सब उन्होंने लिखा। अब जो आपके यहाँ आएगा ये तो ठीक है, हम लोगों ने फिक्शन नॉन फिक्शन को लेकर के बात, जो आपको क्वेश्चन आएगा वो इससे आएगा। बाकी तो ये तो आएगा थॉमस केनेली कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, कब पैदा हुए, उनकी मैरिज वैरिज को लेकर नहीं, लेकिन उनके कुछ नॉवेल को लेकर के पूछा जा सकता है, तो उनके टेक्स्ट से। तो कहाँ से बनेगा, सिमिलर्स आर्क से बनेगा। जो सिमिलर आर्क्स है थोड़ा सा उसके बारे में बता दें कि क्या क्या है। केनेली रोड द बुकर प्राइज, ये सिमिलर आर्क उनका बुकर प्राइज नॉवेल है। इसको बुकर प्राइज कब मिला था, 1982 में मिला हुआ है। इंस्पायर्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ पॉल्डिक पीपर बर्ड, और ये जो है एक रियल घटना पर आधारित है। एक जो है कैरेक्टर थे जिनका एक पेपर बर्ड, जो कि होलोकास्ट सर्वाइवर था। होलोकास्ट सर्वाइवर का मतलब मैंने आपको बताया था कि जर्मनी में नाजी गवर्नमेंट थी, नाजी गवर्नमेंट, उसका आइडियोलॉजी यही था कि इसको खत्म करना है। उनके गैस चैम्बर या उनका जो शूट किया जाए, उससे बचे हुआ एक पूरा होलोकास्ट जो था वहां से बच गया था। तो उसने उस घटना किया था और उसकी लाइफ को लेकर के पेपर बर्ड, केनेली डेडिकेटेड, केनेली ने ये नॉवेल कौन सा नॉवेल, सिंड्रेला आर्क डेडिकेट किया, किसको डेडिकेट किया, या पेपर बर्ड। पेपर बर्ड ने लिखा था हु बाय ज़ील एंड परसिस्टेंस, आज पेपर बर्ड का उत्साह और उनका परसिस्टेंस ही। तो 3 क्वेश्चन बना, सिंगलर आर क्या है, नॉवल 1982 में लिखा गया। इसके लिए कौन सा प्राइज मिला, बुकर प्राइज। कौन सी घटना पर आधारित है, पॉल्डेक पेपर बर्ड नाम की एक कैरेक्टर होलोकास्ट सर्वाइवर। अब सवाल उठता, होलो मेंबर वगैरह नाजी गवर्नमेंट ने बनाए थे, किया जाता तो उनका कत्ले आम किया जाता था, वो चीज जो है। तो जब वो बच गए थे तो उन्होंने इस घटना का जिक्र जो है से किया। टॉमस केनेली उस चीज से बड़े मुतासिर हुए, और टॉमस केनेली जो है यहूदियों की जानकारी, 1200 यहूदियों को उन्होंने बचाया था छुप जो है। बाद में ये इसराइल की इनको सिटीजनशिप और
ऑल दीज थिंग्स वी कम टू नो, उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोग इनको एक गद्दार के रूप में देखते थे कि ये दुश्मन को बचा दिया। द बुक वॉज लेटर मेड इनटू द मूवी, बाद के ऊपर एक मूवी भी बनी है, सिंडलर्स लिस्ट, डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पाइलबर्ग, और इसके डायरेक्टर बर्ट ने इसको डायरेक्ट किया। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बाद में इस नावल पर एक मूवी बनी है जिसका नाम क्या था, सिंडलर्स लिस्ट, जो है ये मूवी 1993 में आई थी, डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पाइलबर्ग अर्निंग। ही इज द फर्स्ट बेस्ट डायरेक्टर, और मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ था। तो कई मूवी बनी जिसका नाम था सिंडलर्स लिस्ट, मूवी 1900 में बनी, डायरेक्टर का नाम स्टीवन स्पाइलबर्ग था और उनको बेस्ट ऑस्कर अवार्ड मिला। केनेलीज मीटिंग विद पेपरबर्ग, जो पेपरबर्ग एक्टर है या जो एक रियल आदमी थे, जो होलोकास्ट सर्वाइवर थे, पेपरबर्ग से उनकी मुलाकात होती है और वे आपस में बातचीत करते हैं। पेपरबर्ग पूरा शेयर करते हैं कि हिटलर का गैस चैम्बर था, जो होलोकास्ट था, वहां पे यहूदियों को कैसे, ज्यूज को कैसे मारा जाता था, गैस चैम्बर में कैसे ले जाया जाता था। करीब ये कहा जाता है 2/3 ज्यूज की जो आबादी थी पूरे यूरोप में, वो सबका सब जो है खत्म कर दिया। करीब 60 लाख लोगों को जो है उस गैस चैम्बर में मारा गया था। तो उन्होंने उसका जो जिक्र किया है, केनेली की जो मीटिंग हुई थी, जो उसका जिक्र हुआ है, जो रिसर्च वर्क आया था, उसका डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है, सर्चिंग फॉर सिंडलर्स अ मीमवायर, उस किताब का नाम है सर्चिंग फॉर सिंडलर्स अ मीमवायर। अगर कभी मीमवायर जो 2007 में आया, इसमें किस चीज का सर्चिंग का, केनेली का जो मीटिंग था पेपरबर्ग में और उनका करके बात की गई। ऑस्कर सिंडलर वाज अ सेल्फ मेड बिजनेसमैन, इसमें जो है जिस कैरेक्टर का जिक्र किया गया है वो कौन से कैरेक्टर है, उनका नाम था ऑस्कर सिंडलर। उनका क्या नाम था, ऑस्कर सिंडलर। वो एक बिजनेसमैन थे और मैन्युफैक्चरर। नावल की बात मैंने शुरू कर दिया। नावल में देयर इज अ कैरेक्टर ऑस्कर सिंडलर वाज अ सेल्फ मेड बिजनेसमैन एंड मैन्युफैक्चरर। इट वाज ऑलमोस्ट बाय डिफॉल्ट दैट ही फाउंड हिमसेल्फ सेविंग लाइफ, और एक डिफॉल्ट ही देखा जाए कि उन्होंने, ऑस्कर सिंडलर ने लगभग लगभग 1200 यहूदियों की जान बचाई थी। इट वाज ऑलमोस्ट डिफॉल्ट दैट ही फाउंड हिमसेल्फ सेविंग द लाइफ ऑफ 12 नाजी डेथ मशीन। नाजी डेथ मशीन का मतलब गैस चैम्बर वगैरह का जो था, जो हिटलर की सरकार या मुसोलिनी की जो सरकार जो उनके पीछे पड़ी थी, जो डिक्टेटरशिप उनका था, उन्होंने इन सबको शूट किया था। उन्होंने छुप करके क्या किया था, इन सबको बचाया था 1200 लोगों को। तो जो सिंडलर थे ये ऑस्ट्रेलिया के थे, बॉर्न ऑस्ट्रेलियन थे, लेकिन वो इनके अंदर दया आई और इन्होंने क्या किया, यहूदियों को बचाया। बाद में ऑस्ट्रेलिया के लोग ही कहने लगे कि ऑस्कर सिंडलर क्या थे, वो ये जो है गद्दार थे, उन्होंने दुश्मनों को बचाया। इस तरह से इनको देखा गया। फिर उसमें बताया जा रहा है कि द स्टोरी इज अबाउट हिटलर्स अटेम्प्ट, जो स्टोरी है इसमें दिखाया गया कि जो हिटलर का प्रयास था टू मेक यूरोप फ्री ऑफ ज्यूज, की पूरे यूरोप से इनको भगा दिया जाए, पूरे यूरोप से जो है यहूदियों को भगा दिया जाए। द स्टोरी इज अबाउट हिटलर्स अटेम्प्ट टू मेक यूरोप फ्री ऑफ ज्यूज। सिंडलर इज अ फ्लॉड हीरो, सिंडलर में कुछ कैरेक्टर की कमी भी दिखाया जाता है नॉवेल में कि सिंडलर जो है, स्पिंडलर स्पिंडलर जो है ये क्या है, इनके अंदर कुछ फ्लॉ है, वीक पॉइंट है। बिकॉज ही इज आल्सो नॉट फ्री फ्रॉम सिन, वो भी पाप करते हैं, वो ड्रिंक लेते हैं और वो वुमेनाइजर है। व्हेन ही इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ही इज अ प्रॉफिटियर, और प्रॉफिट वगैरह की बात करते हैं, तो ये कैरेक्टर है उनका। लेकिन उन्होंने एक नेक काम ये जरूर किया कि 1200 लोगों को जीवन दिया। जीवन देने का मतलब उनको मौत के मुंह से बचाया। तो हाउस सिमला हैज बीन प्रेजेंटेड, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, नाजी कैम्प, शूटिंग, ऑल दीज थिंग्स यू कम टू नो। अगर मैं जो ये कहूंगा कि आप केवल इस मूवी को देख डालिए, ये मूवी आपको अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं मैंने देखा, मैंने थोड़ा सा देखा, बट इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग मूवी। वेन एवर यू हैव टाइम, तो सिंडलर्स लिस्ट नाम की जो मूवी है आप उसे देख डालिए, तो इससे आपको पूरा का नॉवेल पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी।
After the end of the Second World War के समापन के बाद Sandler was commemorated as righteous among the nations by the Yad Vashem Holocaust Museum in Jerusalem, Israel. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया तो इनको काफी सम्मान मिला, कहाँ पे, जेरूसलम, क्योंकि इसराइल में के जो लोग हैं वो ज्यूज हैं, उनको उन्होंने बचाया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारे ज्यूज जो है अपना सेटिंग कहाँ पे करते हैं, इसराइल में करते हैं। इन्होंने अपना नया राष्ट्र बनाया और आज जो देखा जाए तो पूरा अमेरिका वही चला रहे हैं, पूरा बिजनेस अमेरिका को उनके हाथों में है और काफी पावरफुल कंट्री वो बनी हुई है। बट ही इज जनरली नेवर रिगार्डेड एज अ कन्वेंशनली वर्चुअस पर्सन, लेकिन उनको देखा जाए तो एक वर्चुअस पर्सन के रूप में उनके लोगों ने नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा, उन्होंने कहा कि इसने दुश्मनों की जान बचाई, नस्ल भेद उस समय बहुत ज्यादा था, तो इस तरह की चीजें। अब मैंने एक पॉइंट ये लिख दिया कि द होलोकास्ट है क्या। द होलोकास्ट जो था वाज द जीनोसाइड, यह एक तरह से जीनोसाइड का सेंटर था यूरोपियन ज्यूज का, उसमें जिसका जीनोसाइड किया जाता था यूरोपियन ज्यूज का। कब किया गया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, एक 41 से लेकर 45 तक का। नाजी जर्मनी एंड इट्स कोलैबोरेटर, जो जर्मनी में नाजी सरकार थे, उनके जो सहयोगी थे, सिस्टमेटिकली मर्डर सम 6 मिलियन ज्यूज, कम से कम उन्होंने 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 6 मिलियन मतलब 60 लाख के आसपास ज्यूज को उन्होंने हत्या की। अक्रॉस जर्मनी, ऑक्यूपाइड यूरोप, जर्मन से बाहर जो भी जहाँ पर भी जो है जर्मन आइडियोलॉजी वाली गवर्नमेंट थी, चाहे वो जो है जर्मन रहा हो या इटली रहा हो, हर जगह। इटली में मुसोलिनी ने किया था, जर्मनी में उन्होंने किया था, पोलैंड में भी उन्होंने किया था। द मर्डर्स वर कैरीड आउट प्राइमरली थ्रू मास शूटिंग, या तो उनको मास शूटिंग किया गया या पॉइजन दिया गया गैस चैम्बर में, इन एक्सट्रीमिनेशन कैंप वगैरह बनाए गए थे। तो इस नावल को बताने के लिए ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं था कि पूरा स्टोरी लेकर के उसमें चले। अगर आपको इतने में से क्लियर हो जाता तो ठीक है। और और मैं जो समझता हूँ, यू हैव टू गो विद दैट पार्टिकुलर थिंग, कि जब तक मतलब ये है कि जितना चीजें हैं, जब तक ऑडियो विजुअल ना हो, इन द सेंस कि अगर आप मूवी देख लेंगे तो और ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हमने एक ऑस्ट्रेलियन राइटर और उनका एक नॉवेल जो है द सिंगलर आर्क मैंने कवर किया। एंड थैंक्स टू माधुरी, प्रसून, बुशरा, जलीभाई, अर्चना एंड इजहार, मनीषा, हर्षित, कुंवर जी, जगमोहन जी, हर्षिका, for joining this session. And I think you got some information. You can just to share your feedback about the class, क्योंकि मुझसे जागृति ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप ऑस्ट्रेलियन आथर पढ़ा दीजिए, तो मैं करीब 20 ऑस्ट्रेलियन आथर आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये दूसरा ऑस्ट्रेलियन आथर था जिसको लेकर के आज मैंने कवर किया। अच्छा, बुशरा इज सेइंग कि इफ पॉसिबल टेक लेस मरे एंड पैट्रिक वाइट। ठीक है बुशरा, ठीक, आई विल टेक लेस मरे। पैट्रिक वाइट मैं इसके बाद लेता ही, सबसे पहले मैं पैट्रिक वाइट को कल कवर कराऊंगा और फिर लेस मरे को भी मैं कवर करूंगा। ठीक है, इट्स अ गुड ब्यूटीफुल सजेशन, आई विल कवर इट। So thanks to all of you for giving your beautiful company and for listening me passionately. We will meet tomorrow. कल हम लोग और